1960 और 70s में यूएसए और सोवियत यूनियन यानी जो आज का रशिया है, ये एक स्पेस रेस में लगे हुए थे। यानी ये दोनों अपनी अपनी रेस में लगे हुए थे कि कौन स्पेस में पहले मिशंस कंप्लीट करता है, कौन ज्यादा सक्सेसफुल होता है। असल में 1963 तक नासा ने 25 स्पेस मिशन ऑलरेडी कर दिए थे, जिनमें अगर हम देखें तो कुछ मिशन थे जैसे कि मरकरी प्रोग्राम ही देख लो, नासा का पहला स्पेस मिशन जिसमें ह्यूमंस को स्पेस में भेजा गया था, जिसके अंदर काफी सारे मिशन थे जैसे कि मरकरी रेडस्टोन 3, मरकरी एटलस 6, मरकरी एटलस 7, मरकरी एटलस 8, उसके अलावा डिस्कवरी 36 दुनिया का पहला वेदर सैटेलाइट, और इसके अलावा बहुत सारे मिशन थे। वहीं पे दूसरी तरफ 1963 तक रशिया ने, जो कि उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसने 26 स्पेस मिशंस कर दिए थे, यूएसए से एक ज्यादा। अगर इनके हम कुछ मिशंस उठाकर देखें तो स्पुतनिक 1 जो है इनका एक मिशन था, जो कि पहला आर्टिफिशियल भी बनता है जिसने अर्थ का एक राउंड मारा था। स्पुतनिक 2 ये पहला मिशन था जिसमें एक डॉग को स्पेस में भेजा गया था। वोस्तोक 1 पहला मिशन था जिसमें ह्यूमन स्पेस में गए थे, और इनके अलावा बहुत सारे मिशन रशिया अभी तक कर चुका था। खैर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सोवियत यूनियन अभी तक 26 मिशंस कर चुका था, यूएसए अभी तक 25 मिशंस कर चुका था। इंसान खुद भी स्पेस में गया और जानवरों को भी भेजा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जिसका नाम था विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिसे आप विक्रम साराभाई के नाम से भी शायद जानते होंगे, वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर केरला के एक छोटे से फिशिंग विलेज थुम्बा से अपना पहला रॉकेट, इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। उस समय इन सब का बजट इतना टाइट था कि इस रॉकेट के पार्ट्स को बैलगाड़ी पे, साइकिलों पे, इन सब के लोड करके ले जाया जा रहा था। आप इस चीज का अंदाजा आप खुद ही लगा लोगे कि विक्रम सर और उनके साथियों को रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक चर्च से हेल्प मांगनी पड़ी, केरला के एक छोटे से चर्च से हेल्प मांगनी पड़ी। लेकिन किसी ने यह अंदाजा लगाया भी नहीं होगा कि एक देश का पहला रॉकेट ऐसी हालतों में लॉन्च हुआ हो कि किसी को भी सुन के अजीब लगने लगे, और ये लॉन्च भी तब हुआ हो जब इंसान वेदर सैटेलाइट बना चुका था। ना जाने कितनी ही सैटेलाइट अर्थ का राउंड मार के आ चुकी थी। वही देश आगे चल के एक ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जो कई सारे इंपॉर्टेंट मिशन जैसे कि फर्स्ट टू फाइंड वाटर ऑन मून, या फिर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू रीच मार्स ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत सारे ऐसे मिशंस करेगी जो पूरी दुनिया को जड़ से हिला के रख देंगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसरो के बारे में सब कुछ जानेंगे, जो एक भारतीय या यूं कह लो कि एक साइंस लवर होने के नाते हमें पता होनी ही चाहिए। As India etched its name in history with the Chandrayaan 3 mission successful landing, congratulations poured in from all over the world. History has been created today. We have dared to reach out. ISRO is preparing to gear up for another mission, and that is Gaganyaan. I was shocked the other day to read that the nation of India, on one rocket launch, deposited more than 100 satellites in space. After the country became the only one in the world to successfully reach Mars on its first attempt. तो इसरो, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1963 में इंडिया का पहला स्पेस मिशन कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये इसरो का पहला स्पेस मिशन था ही नहीं, यानी उस समय इसरो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो होता यूं है कि इंडियन गवर्नमेंट स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्पेस कमेटी बनाती है 23 फरवरी 1962 में। इस कमेटी का नाम होता है द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार। बड़ा ही लंबा चौड़ा नाम था। खैर इस कमेटी के फाउंडर होते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, एक साइंटिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी मानते हैं। एक साल बाद इनकोस्पार अपना पहला रॉकेट मिशन करता है जिसका नाम होता है नाइकी अपाचे साउंडिंग रॉकेट। ये वही मिशन है जिसकी बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी, वो मिशन जिसके रॉकेट के पार्ट्स को बैलगाड़ियों पर लोड करके ले जाया जा रहा था। असल में इंडियन गवर्नमेंट उस समय स्पेस प्रोग्राम में इतना कुछ खास इंटरेस्ट दिखाई नहीं रही थी, इसलिए इनका बजट भी उस समय काफी लो था। लेकिन इस मिशन की सक्सेस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेस प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया कि इस मिशन के केवल 7 साल के अंदर ही गवर्नमेंट ने इनकोस्पार को सप्रेस कर दिया, बंद कर दिया, और इंडिया का ऑफिशियल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जो कि था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस बार नाम काफी अच्छा और छोटा था। खैर इसरो का इनकोस्पार को सस्पेंड करना देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, और ये जरूरी भी था। इनकोस्पार असल में एक कमेटी थी जिसकी रीच बहुत लिमिटेड थी। ये कमेटी बस और बस साउंडिंग रॉकेट्स ही डेवलप कर पा रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसरो एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसमें थोड़ा बजट का हेल्प तो गवर्नमेंट से मिला ही, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी इसमें सब एक्सपर्ट्स ही थे।
सब साइंटिस्ट ही थे, जिसकी वजह से इनके मिशंस और भी सक्सेसफुल होने लगे और भी ज़्यादा चांसेस रखने लगे। तो यानी यहीं से जो है इसरो की फाउंडेशन होती है और यहीं से जो है इसरो बनता है। तो आज की डेट तक इसरो ने अप्रॉक्स 125 स्पेसक्राफ्ट मिशंस और 92 लॉन्च मिशंस ये किए हैं, और कई सारे फ्यूचर प्लान्स भी हैं, जो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरी देखना। खैर, इसरो ने अभी तक 51 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स करी हैं, 48 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स करी हैं, 12 नेविगेशन सैटेलाइट्स और 14 साइंटिफिक सैटेलाइट्स करी हैं। ये सारी सैटेलाइट्स का क्या मतलब है वो सब कुछ अभी आप समझ जाओगे। तो इसरो ने 19 अप्रैल 1975 को अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, जिसका नाम था आर्यभट्टा। ऑल्दो ये मिशन इंडिया का था, लेकिन ये सैटेलाइट रशिया में लॉन्च होती है। ये लॉन्च होती है कपुस्तीन यार कोस्मोड्रोम से। ये लॉन्च करके इंडिया बन जाता है दुनिया का 6th नेशन अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। तो अब आपके मन में ये बिल्कुल सवाल आया होगा कि इंडिया ने अपनी लॉन्च इंडिया से करी ही क्यों नहीं, रशिया से क्यों करी? तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। असल में इंडिया पे तब अपना खुद का कोई लॉन्च व्हीकल था नहीं। क्या होता है लॉन्च व्हीकल, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो लॉन्च व्हीकल असल में ये वाला पार्ट होता है जिससे रॉकेट को असल में बूस्ट मिलता है, रॉकेट को थ्रस्ट मिलता है, और इसी की वजह से हमारा रॉकेट अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके आउटर स्पेस में जा पाता है। लॉन्च व्हीकल मेनली 2 टाइप के होते हैं, PSLV और GSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो PSLV है, इसका काम है सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में भेजना। यानी यूं कह सकते हो कि अर्थ के बाहर की ऑर्बिट में अगर किसी भी सैटेलाइट को भेजना हो तो हम इस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो GSLV है, उसका काम है जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में सैटेलाइट को भेजना। यानी आप यूं समझ सकते हैं कि अर्थ की ही ऑर्बिट में अगर किसी सैटेलाइट को रखना हो तो हम इस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि लॉन्च व्हीकल है जिसकी मदद से असल में सैटेलाइट को भेजा जाता है इतनी दूर, अर्थ से इतनी दूर। तो मुद्दा ये था, तब असल में इंडिया के पास एक भी लॉन्च व्हीकल था नहीं, इसलिए इंडिया ने रशिया की हेल्प से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। फिर इस मिशन के बाद तो यूं मानो कि इसरो ने बस आगे बढ़ना ही एकमात्र उपाय समझा और एक पे एक मिशन लगाते हुए गई। इसरो ने अपने लॉन्च व्हीकल भी डेवलप किए, क्योंकि हर लॉन्च के लिए दूसरी कंट्री के पास जाना तो कर नहीं सकते। इसके बाद ये कुछ मेजर मिशन थे जो कि इसरो ने किया, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ मिशंस को अलग से देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में जान के आपको अंदाजा लग पाएगा कि इसरो कितना एफिशिएंट है। और बिलीव मी, अगर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया का सभी ऑर्गेनाइजेशन से इसरो कितना अलग है। क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहला मिशन है चंद्रयान 1। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो इस मिशन को लॉन्च करता है और ये इंडिया का पहला मून मिशन बन जाता है, पहला लूनार मिशन बन जाता है। इसमें ये 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे जिनके अलग अलग काम थे। आप वीडियो पॉज करके आराम से सबको पढ़ सकते हैं, सबको समझ सकते हैं। इसका काम था कि इस सैटेलाइट का एक हिस्सा, एक पार्ट चांद की सरफेस पे जाके क्रैश कर जाएगा, जबकि एक हिस्सा चांद के चक्कर लगाता रहेगा। सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है कि क्रैश कराने का मतलब क्या रहा। तो असल में क्रैश इसलिए कराया जाता है ताकि जब ये क्रैश हो और जो धूल उड़े उसे ये इम्पैक्टर स्टडी कर सके और इंपॉर्टेंट डिटेल हमें भेज सके। उस इम्पैक्टर में जो चांद की सरफेस पे इम्पैक्ट किया, उसमें ये 3 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। तो ये मिशन से इंडिया को क्या सक्सेस मिली? असल में इस मिशन की वजह से इंडिया बन जाता है फर्स्ट नेशन ऑन अर्थ जो मून पे पानी की खोज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जो आज सभी रिसर्च में काम आ रही है। मिशन 2 है मंगलयान मिशन। ये मिशन लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को और लगभग 1 साल में मार्स में ये पहुंच जाता है और आज भी ये मार्स के ऑर्बिट में घूम रहा है और अर्थ पे वैल्यूएबल डिटेल्स भेज रहा है। ये 5 इंस्ट्रूमेंट उस मंगलयान में लगाए हुए हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। आप एक एक करके सबको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने मंगलयान का जिक्र क्यों किया, स्पेशली इसरो के लिए मैंने इसका क्यों जिक्र किया। ये इस मिशन में हमें इंडिया की 2 कैपेबिलिटीज दिखती है। पहला कि इंडिया एक फेस बन गया स्पेस प्रोग्राम का, एक टाइप का ग्लोबल लीडर बन गया, और दूसरा ये कि इस मिशन की वजह से हमें पता पड़ा कि इसरो का एग्जीक्यूशन बहुत अलग है, बहुत यूनिक है बाकी किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से, और इसी एग्जीक्यूशन की वजह से इसरो मिशंस को कंपैरेटिवली बहुत लो बजट में परफॉर्म कर देता है। क्यों कहा मैंने ये तो चीजें एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले इस मिशन की वजह से इंडिया मार्स पे पहुंचने वाला एशिया का पहला देश बना, और दूसरी चीज इस मिशन के साथ इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया मार्स पे पहले ही अटेम्प्ट में पहुंचने वाला। और इन सब के अलावा बहुत सारी न्यूमरस इन्फॉर्मेशन हमें मंगलयान ने अभी तक भेजी है जो शायद एक एक करके बताना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर मंगलयान पे आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। खैर, ये जो ऊपर मैंने अभी पॉइंट्स बताए इन सब की वजह से इसरो एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसरो इतना एफिशिएंट बताया मैंने इस मिशन की वजह से।
क्यों इसकी प्लानिंग को मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट बताया बाकी किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से। इसरो के मंगलयान का बजट था $74 मिलियन। अब आपने एक मूवी जरूर देखी होगी जिसका नाम है इंटरस्टेलर। पता है इस मूवी का बजट कितना है? $165 मिलियन। अब आप एक बार दोनों को कंपेयर करके देखो कि इसरो ने एक स्पेस क्राफ्ट को दूसरे प्लेनेट पे भेज दिया और दूसरी तरफ एक मूवी बन रही थी। दोनों में कितना डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट का। असल में ये एक्स्ट्रा खर्चा इसलिए बचा क्योंकि इंडिया ने एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच अपनाई, जिसकी वजह से ये स्पेस क्राफ्ट दूसरे प्लेनेट तक चला गया। इस चीज में ऑल्दो टाइम लगा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही लगा, पर फिर भी इस मिशन को जो है सक्सेस मिल गई। तीसरे मिशन की अगर हम बात करेंगे तो जो कि है वो है चंद्रयान 3। इसके बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मिशन के बारे में एक ही वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। खैर, ये मिशन लाया जाता है चंद्रयान 2 की सेमी सक्सेस के बाद। यहाँ पे मैं सेमी सक्सेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था, हमें पता है, मून की सरफेस पे जाके, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी मून के चक्कर काट रहा है, इसलिए ये मिशन आधा फेल था असल में। खैर, चंद्रयान 3 का काम था वही काम करना जो कि चंद्रयान 2 कर नहीं पाया था। एक ऑर्बिटर चांद के अराउंड घूमेगा और एक लैंडर जिसके अंदर एक रोवर होगा, वो चांद पे लैंड करके चांद की स्टडी करेगा। ये लैंड करके हमें कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि मून की कंपोजिशन, मून की फॉर्मेशन, मून की हिस्ट्री। वैसे मैंने मून फॉर्मेशन की भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है। तो शॉर्ट इन शॉर्ट चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुल होता है और ये एक माइलस्टोन बन जाता है इसरो का। इस मिशन के बाद इसरो को अलग अलग स्पेस एजेंसी से कई सारे ऑफर्स आ चुके हैं, जैसे नासा ने इसरो को ऑफर किया है साथ में एक लूनार लैंडर डिजाइन करने का। ईएसए जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने भी इसरो को ऑफर दिया है लूनार रोवर पे काम करने का। जेक्सा जो कि जापानीज स्पेस एजेंसी है, उसने ऑफर किया है इसरो को मार्स ऑर्बिटर पे काम करने का। रॉस्कोमॉस जो कि रशियन स्पेस एजेंसी है, उसने भी इसरो को ऑफर किया है एक मिशन के लिए जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट बनाया जाएगा जो कि चांद पे जाके रिटर्न होगा, यानी एक रिटर्न मिशन होगा ये। तो कुल मिला के इस मिशन के बाद इसरो अब ऑफिशियली एक ग्लोबल लीडर बन चुका है और पूरी दुनिया में इंडिया की प्राइड को बढ़ा रहा है, इसरो की प्राइड को बढ़ा रहा है। इसरो का आदित्य L1 अभी लॉन्च हुआ है जो कि सन को ऑब्जर्व करने का काम करेगा और उम्मीद है ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा इसरो का। इसरो ने कई सारे फ्यूचर मिशंस बताए हैं, जैसे कि गगनयान, शुक्रयान, मंगलयान 2, निसार, स्पेडएक्स और भी बहुत सारे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जर्नी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कि शुरू हुई थी बैलगाड़ी और चर्च थोड़ी देर के लिए उधार मांगकर लॉन्च करने से लेकर ये सभी आसमान की ऊंचाइयों तक। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सजेशन हमें जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।